दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीएफए के एक सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सीएफए लेवल 1, जैसा कि मैंने आपको क्यूएम के डेमो लेक्चर में भी बताया था कि मैं आपके लेवल 1 के 3 सब्जेक्ट लूंगा। तो आज मैं सीएफए लेवल 1 इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का डेमो लेक्चर है और हम इको के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको लेवल 1 पे इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ये आप मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं और अगर आपको नोट नहीं भी करना तो भी आप सिर्फ समझते हुए चल सकते हैं। आओ जी, इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या बातें पढ़नी पड़ेंगी वो समझना। सबसे पहला है बेटा डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। एक तो डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस है जो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई किन फैक्टर्स पे डिसाइडेड होती है और कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि क्या डिमांड होगी और क्या सप्लाई होगी प्रोडक्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद अब फर्म और मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे कि फर्म अलग अलग टाइप के कौन कौन से मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फर्म की क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको बेटा पढ़ना है एग्रीगेट आउटपुट प्राइजेस, एग्रीगेट आउटपुट प्राइजेस एंड इकोनॉमिक आउटपुट। जैसे कि बेटा आपको पता है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है बेटा, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर बात करती है, जबकि जो मैक्रो है वो एग्रीगेट आउटपुट के ऊपर बात करती है। तो इसमें आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट डील होगा कि एग्रीगेट आउटपुट क्या है, इकोनॉमिक आउटपुट क्या होता है, एग्रीगेट आउटपुट के प्राइजेस कैसे निकाले जाते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है बेटा अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट की, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इन पॉलिसीज का क्या रोल होता है, इस बारे में हम बात करेंगे बेटा, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती हैं, कैपिटल फ्लोज क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कैपिटल फ्लोज में आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड पे अलग अलग लोगों ने अपनी थ्योरीज दे रखी है, जैसे थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और इंटरनेशनल ट्रेड के बैरियर्स क्या क्या होते हैं, टैरिफ क्या होता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। इसके साथ आपको करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ना है। करेंसी एक्सचेंज रेट बेटा क्या होता है, डायरेक्ट कोड क्या होता है, इनडायरेक्ट कोड क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ते हुए चलोगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं जो हम अच्छे से डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इतनी बातें हमारी हो गई। एक एक बात को हम कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे और कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, कोई क्वेश्चन मैं आपका छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, और भी इसमें एक आध टॉपिक और भी होंगे जो जब आएंगे, जब हम डिस्कस करेंगे। मेजर आपके यही टॉपिक है। तो इकोनॉमिक्स में बेटा आपको क्या क्या बातों पे मेन ध्यान देना है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर आपको मेन ध्यान देना है, फर्म और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर आपको मेन ध्यान देना है, एग्रीगेट आउटपुट प्राइसेस कैसे निकालते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या है, करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है, करेंसी के एक्सचेंज रेट में डायरेक्ट कोटेशन किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट कोटेशन किसको बोलते हैं, होम करेंसी क्या होती है, फॉरेन करेंसी क्या होती है, इसके रिगार्डिंग हम चीजें पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं आपको बेटा थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा फॉर इंडिया, आपको ये बात अच्छे से पता होगी, इंडिया के लिए होम करेंसी कौन सी है। सर कैसी बातें कर रहे हो, आईएनआर मतलब रुपीस, है ना। और फॉरेन करेंसी कौन सी है बेटा, फॉरेन करेंसी में कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे डॉलर। ठीक है,
तो देखो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं $1 इक्वल टू 80 रुपए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ₹1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ₹1 इक्वल टू 1/80, 1/80 मतलब $0.0125 है ना, $0.0125। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना। अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो ऐसे, ₹1 इक्वल टू $0.0125, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो एक होम करेंसी हो गई, एक आपकी होम करेंसी हो गई, और एक आपकी फॉरेन करेंसी हो गई इसमें। तो पता है बेटा, इनको बोला जाता है डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन। ये होती है आपकी डायरेक्ट कोटेशन फॉर इंडिया, डायरेक्ट कोटेशन फॉर इंडिया, और ये होती है आपकी इनडायरेक्ट कोटेशन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये इनडायरेक्ट कोटेशन है, यहाँ लिख लेना साथ में, ये इंडिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के लिए ये इनडायरेक्ट कोटेशन है, और ये डायरेक्ट कोटेशन है इंडिया के लिए। मतलब जब भी आप किसी कंट्री के दो करेंसी रेट उठा रहे हो, एक उसका होम करेंसी और एक बाहर की फॉरेन करेंसी, और बाहर की फॉरेन करेंसी के एक यूनिट में कितनी आपकी होम करेंसी आएगी आप ये बता रहे हो, तो इसको बोला जाता है बेटा डायरेक्ट कोटेशन, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं अपनी होम करेंसी के एक यूनिट में ये बता रहा हूं कि बाहर की फॉरेन करेंसी कितनी आएगी, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट कोटेशन। बच्चे ज्यादातर इसको डायरेक्ट कोटेशन समझते हैं, ध्यान रखना, कभी भी होम करेंसी का अगर एक यूनिट है और बाहर के फॉरेन करेंसी के नंबर ऑफ यूनिट है तो वो इनडायरेक्ट कोटेशन बनती है। डायरेक्ट कोटेशन होती है जब बाहर की फॉरेन करेंसी का एक यूनिट हो और उसके कंपैरिजन में, उसके कंटेक्स्ट में हमारी कितनी होम करेंसी है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है जी। ये आपको एक छोटी सी बात समझ आई? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आओ जी, अब इसके बाद मैं आज आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा डिमांड के ऊपर, कि डिमांड क्या होती है। डिमांड से रिलेटेड हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे आज, है ना। काफी सारी तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, पर छोटी मोटी थोड़ी बहुत हम चीजें आज करेंगे, सो दैट आपको एक डिमांड का आइडिया लग जाए, और एक तरीके से ये लग जाए कि डेमो लेक्चर है हमारे को किस तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो मेरे साथ बेटा नोट करते हुए चलना, या अभी नोट मत करना, सिर्फ समझने पे ध्यान देना, बाद में नोट करने का टाइम भी दे दूंगा। सबसे पहले डिमांड, देखो जी, डिमांड के बारे में सबसे पहले मैं आपको दो चीजें पढ़वा दूं, डिमांड और सप्लाई। बात आज हम डिमांड की ही करेंगे, पर डिमांड और सप्लाई के लिए दो चीजें बता दूं बेटा। जब भी आप डिमांड पढ़ रहे हो या जब भी आप सप्लाई पढ़ रहे हो, तो हम डिमांड हमेशा पढ़ते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है बेटा, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू। सप्लाई आप जब भी पढ़ते हो आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो वो गुड्स बना रहा है, जो बिजनेस है जहां प्रोडक्शन वहां चल रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। डिमांड हम हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, सप्लाई हम हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। इसीलिए डिमांड का डायरेक्ट एनालिसिस ये होता है कि अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मेरी डिमांड कम होगी, मतलब यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। जबकि सप्लाई में मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में भी मैं आज आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगा, ठीक है। डिमांड की बात हो गई, डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी बातें और बताता हूं। सबसे पहले बताओ इकोनॉमिक्स क्या होती है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ इकोनॉमिक्स क्या होती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इकोनॉमिक्स की एक आसान से आसान भाषा बताओ, जो आपके करिकुलम में लिखी हुई भी है, आसान से आसान डेफिनेशन क्या होगी। देखो, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, और साथ में कंजम्पशन भी आता है। जब आप बेटा इन तीनों को समझते हो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, मतलब पीडीसी। पीडीसी की जब मैं स्टडी कर लेता हूं तो मैं इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ कुछ बातें समझ लेता हूं, ठीक है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से दो पार्ट में बेटा डिवाइड होती है वो भी आपको अच्छे से पता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है बेटा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी इसके बारे में भी बताऊंगा क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने आज आपको छोटी सी दो बातें बताई, एक डिमांड और सप्लाई। जब भी आप डिमांड पढ़ते हो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, जब भी बेटा आप सप्लाई पढ़ते हो तो सप्लाई आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए चलते हो। इकोनॉमिक्स के बारे में क्या आप समझते हो, उसकी बेसिक सी डेफिनेशन क्या है।
जब मैं किसी भी बिजनेस के प्रोडक्शन के बारे में समझता हूं, जब मैं किसी भी बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन के बारे में समझता हूं, तो इन तीनों की जो स्टडी है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन तीनों की स्टडी को बोला जाता है बेटा इकोनॉमिक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है हमारा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। दो पार्ट में आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस बारे में बात करता है, बताओ जी, आप लोग सोचो और फिर बताना क्या मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरा किस बारे में बात करता है, डील्स विद एग्रीगेट, सॉरी ये तो एग्रीगेट के ऊपर बात ही नहीं करता ना, इसको हटाओ, ये एग्रीगेट के ऊपर बात नहीं करता, डील्स विद, ये डील करता है डील्स विद मार्केट, कौन सी मार्केट है, उसमें क्या पॉलिसी चल रही है उसके बारे में, एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ, एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल। अब आपको सही से दिख रहा होगा क्योंकि उस तरफ मेरी फोटो आ रही होगी। तो डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, जो भी आप यूनिट्स बना रहे हो, यहां मेन कीवर्ड है इंडिविजुअल, इंक्लूडिंग, और मैं किस बारे में बात करता हूं, इंक्लूडिंग कंज्यूमर एंड बिजनेसेस, इंक्लूडिंग कंज्यूमर एंड बिजनेसेस, ठीक है। इंडिविजुअल किसी कस्टमर को समझना, इंडिविजुअल किसी बिजनेस को समझना, इंडिविजुअल किसी प्रोडक्शन यूनिट्स को समझना, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअली किसी मार्केट को समझना, उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेना, इसको बोला जाता है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया इंडिविजुअल फर्म्स के ऊपर, या मैं आपको मेन बोलूं कीवर्ड इसका इंडिविजुअल है, जब आप उस पे मेन फीचर डाल रहे हो उसको बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस बारे में डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो, आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत आए तो बताना, हम और अच्छे से इंप्रूव करेंगे, बाकी मैं साफ साफ लिख रहा हूं। देखो, डील्स विद एग्रीगेट, ये मेन बात करता है एग्रीगेट पे, डील्स विद एग्रीगेट इकोनॉमिक क्वांटिटीज, एग्रीगेट इकोनॉमिक क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा जीडीपी क्या होती है, जीएमपी क्या होता है, नेशनल इनकम में आपने ये सब पढ़ रखा है ना। सच एज नेशनल आउटपुट, जैसे जीडीपी होता है, नेशनल इनकम जैसे जीएनपी एट एफसी होता है, ये सब बातें आपने पढ़ रखी हैं। तो जब आप पूरी इकोनॉमी को एज अ होल समझना चाहते हो और आप एग्रीगेट पे बात करते हो कि एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट क्या होगा, तब हम बात करते हैं कि भैया ये मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। तो तीन बातें टोटल हो गई। पहला, इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब आप बेटा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन तीन चीजों के बारे में पढ़ते हो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स। इसमें आपकी दो आगे लाइंस होती हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक, एक मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो होता है जब मैं इंडिविजुअल के डिसीजन के बारे में बात कर रहा हूं, मैक्रो होता है जब मैं एग्रीगेट नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, इनके बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं पूरी एज अ कंट्री को होल देख रहा हूं कि भैया इसमें नेशनल आउटपुट कितना होगा, मतलब जीडीपी कितनी होगी, नेशनल इनकम कितनी होगी, उसके ऊपर हमने बात करी, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको बेटा यहां तक नोट करना है तो पहले यहां तक आप नोट कर लो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ये देखो, नहीं तो पॉज करके नोट कर लेना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करते चलना। ये लो, फिर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन समझी, इसको पॉज करके नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। डिमांड और सप्लाई, आज हम डिमांड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। फिर हमने इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन तीन चीजों के बारे में पढ़ा, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आओ बेटा अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आज जो मेरे को आपको मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसके ऊपर बात करता हूं। डिमांड के कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे। किसके? डिमांड के। भैया डिमांड क्या है उसके बारे में थोड़ी चीजें बताते हुए चलता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किस बारे में बात करता है, क्या आप लोगों को पता है? आपने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, देखो, एज द प्राइस ऑफ ओन गुड राइजेस, प्राइस ऑफ ओन गुड, ऐसे मत लिखो इसको, इसको ऐसे लिखते हैं, एज द प्राइस ऑफ गुड राइजेस, एज द प्राइस ऑफ गुड या गुड्स राइजेस, ठीक है। यहाँ प्राइस किसकी बात हो रही है? ओन प्राइस की, मतलब जिस गुड की आप बात कर रहे हो उसी के प्राइस की बात कर रहा हूँ, किसी और के प्राइस की बात नहीं। जैसे अगर आप टी की बात करो तो टी का प्राइस, आप कॉफी की बात कर रहे हो तो कॉफी का प्राइस, उसकी बात हो रही है। एज द प्राइस ऑफ गुड राइजेस डिमांड फॉल्स, मतलब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना था। तो जैसे जैसे बेटा आपका प्राइस बढ़ेगा,
डिमांड आपकी कम होती जाएगी। या अगर मैं आपको नॉर्मल बात बोलूं, अगर आपका प्राइस कम होगा तो कस्टमर आपसे से ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहेंगे, डिमांड बढ़ेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी। सर आपने यहाँ पर ओन प्राइस क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा एक क्वांटिटी की डिमांड क्या है, ये उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस पे भी डिपेंड करती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने अभी आपको नॉर्मल सी एक बात बोली, जो भी क्वांटिटी सॉरी जो भी आप कोमोडिटी की बात कर रहे हो, उस कोमोडिटी का प्राइस और डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। ओन प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड मेरी बढ़ेगी। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सही बात है। आइए इसके बाद अपन आगे चलते हैं और चीजें पढ़ते हैं। देखो डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन में मेरी क्या क्या चीजें आती हैं वो समझते हैं। और लेट्स से एग्जांपल के उस पर मैं लिख देता हूं गुड ए। अगर मैं गुड ए की बात कर रहा हूं तो डिमांड फंक्शन मेरा क्या होगा, पहले डिमांड फंक्शन को लिखता हूं, आप भी लिख लेना, फिर मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्वांटिटी डिमांडेड, इसको बोला जाता है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा क्वांटिटी डिमांडेड। और आप लिखते कैसे हो, फंक्शन, फंक्शन किसका, प्राइस ऑफ गुड ए, क्योंकि यहां पर भी आपकी ए की बात हो रही है ना, एक सेकेंड, इसको ना मैं रेड से लिखूंगा जहां पर भी ए आएगा, प्राइस ऑफ ए, इनकम ऑफ कस्टमर, या प्राइस ऑफ सम अनदर प्रोडक्ट, जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं कोई भी बी या कोई भी, इसको भी मैं रेड से लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे और भी मेरे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या आपको बोला, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, फंक्शन क्या होगा, प्राइस ऑफ ए, मतलब प्राइस उसी गुड्स का, ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन में चलते हैं। इनकम ऑफ कस्टमर, कस्टमर की क्या इनकम है, प्राइस ऑफ सम अनदर गुड्स जैसे बी हो गए वो सब, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में होगा मेरा इनवर्स रिलेशन, है ना। अगर गुड ए की बात करूं तो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, बाकियों का रिलेशन हम पढ़ेंगे। ये मैंने लिखा है इनकम ऑफ कस्टमर, इनकम ऑफ कस्टमर, कस्टमर की कितनी इनकम है, प्राइस ऑफ सम अनदर गुड्स बी, प्राइस ऑफ सम अनदर गुड्स, अनदर गुड बी, सही बात है। इसका मतलब था क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, इसका मतलब था आपका प्राइस ऑफ ए, गुड ए। लो जी, मैंने सारी की सारी चीजें आपको बता दी। डिमांड फंक्शन का मतलब खाली ऐसा नहीं होता कि क्वांटिटी डिमांडेड ए की है और प्राइस डिमांडेड ए का है और आपकी बात खत्म हो गई, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दूसरे गुड्स के प्राइस से हमारे गुड्स पे क्या फर्क पड़ रहा है डिमांड पे, हम वो भी पढ़ेंगे। इनकम के कस्टमर की जो इनकम है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए, एक एक चीज को समझते हुए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये आप नोट भी कर लेना, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर होगा। क्वांटिटी डिमांडेड ए की, उसका आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, 10 माइनस में 0.5 पी, 10 माइनस में 0.5 पी। अगर क्वांटिटी डिमांडेड और पी के आगे कुछ नहीं लिखा तो आप मानते हुए चलना सेम गुड्स की बात हो रही है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए और प्राइस ऑफ ए, ठीक है। यहां पर मेरी बात हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए और प्राइस ऑफ ए के लिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपकी, ये तो नॉर्मल है। इसके साथ मैं और भी चीजें जोड़ देता हूं, जैसे इनकम के लिए मान लो 0.06 आई, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको नहीं पूछना कि ये कहां से आया, बेटा वो फंक्शन आपको बना करके देंगे खुद ही, ठीक है। और साथ में 0.01 पीबी, गुड बी आपको डाल दिए, तो ये फंक्शन आपको दे रखा है। 10 माइनस में 0.5 पी प्लस में 0.06 आई माइनस में 0.01 पी, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें आपको बोलूं इफ आई इक्वल टू, मैं आपको आई की वैल्यू दे देता हूं 163.33, ये मैंने आपको दे दिया 1633.33 एंड मैंने आपको पी बी की भी वैल्यू दे दी, यहाँ पर 800 है मान लो, तो बताओ आपका फंक्शन और कितना चेंज हो जाएगा, बताओ। आप यहाँ पर वैल्यू डाल दो, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 10 माइनस में 0.5 पी प्राइस ऑफ ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप डालोगे 0.06 इंटू में 1633.33, है ना, ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, माइनस 0.01 इंटू में 800, है ना। एक बार देखो ये दोनों आपस में कट रहे हैं लास्ट के, 800 इंटू में 0.01, ये आ जाएगा आपका 8, और पीछे का है 0.06 इंटू में 1633.33, वो 98 समथिंग आपका आ जाएगा, है ना। कटेगा तो क्या मतलब
ये 98 आ जाएगा, 98 में से 8 गए 90, है ना। मतलब मैं इसको लिख देता हूँ, ये 98 आ रहा है आपका, ये आपका 8 आ रहा है, आगे 10 है माइनस 0.05p, 0.5p सॉरी, क्वांटिटी डिमांडेड। सही बात है। अब आप इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, क्या आएगा, ये 90 आएगा, 90 और 10 हो गए मेरे 100, है ना। ये 90 और 10 मिला करके आपके 100 हो गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आ गया आपका 100 माइनस में 0.5p, ये लो, हमने उसको छोटे से छोटा कर दिया। इसका मतलब अब ये एक नॉर्मल सा फंक्शन बन गया है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए और प्राइस ऑफ ए से रिलेटेड। ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आई और पी भी आपको दे रखा था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा मुझे आप एक बात बताओ, जो डिमांड का ग्राफ होता है वो आप ग्राफ कैसे बनाते हो। देखो अब हम थोड़ी सी बातें और करते हैं, डिमांड का आप ग्राफ कैसा बनाते हो। ये डिमांड का ग्राफ है, ठीक है। अभी ये मत बोलना कि सर लाइनें टेढ़ी जा रही है और ऐसे जा रही है, आप नॉर्मली समझते हुए चलना। ये होती है क्वांटिटी डिमांडेड, इधर की साइड होती है क्वांटिटी डिमांडेड, ये आपका x होता है, ये y होता है, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड है। और यहाँ आता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, तो हमारे लिए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा बिल्कुल, है ना। अब देखो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा x पे आ रहा है, तो मैं बोलूं क्वांटिटी डिमांडेड आपका x पे है, तो मैंने इसको x बोल दिया। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आपका y पे आ रहा है, मतलब 100 माइनस 0.5y, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप इस इक्वेशन से पहले नॉर्मली क्या करो, ग्राफ ड्राइव करो। पहले ग्राफ ड्राइव करते हैं और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। x इक्वल टू 100 माइनस 0.5y। तो देखो जी, मैं अगर आपको यहाँ नीचे बताऊं, देखो x इक्वल टू क्या आ रहा था मेरा, 100 माइनस 0.5y, 100 माइनस 0.5y, ठीक है। अगर आप इसको y की टर्म्स में बनाना चाहते हो तो y की टर्म्स में भी बना सकते हो। देखो y की टर्म्स में कैसे बनेगा, 0.5y को इधर ले आओ, 100 और ये हो जाएगा माइनस का x, सही बात है। तो y क्या आ जाएगा, 100 माइनस x अपॉन में 0.5, अलग अलग कर दो, 100 अपॉन में 0.5 माइनस x अपॉन में 0.5, ठीक है। तो y की टर्म्स में मेरा क्या बन जाएगा, 100 अपॉन 0.5 ये 200 हो जाएगा, माइनस x अपॉन 0.5 ये हो जाएगा 2x, तो 200 माइनस 2x ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। y का मतलब प्राइस है, y का मतलब प्राइस था ना, y एक्सेस पे प्राइस है, तो प्राइस इक्वल टू, या खाली अगर आप इसको p भी लिखो तो देखो p इक्वल टू 200 माइनस 2 क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो जब भी प्राइस की टर्म्स में आप अपना फंक्शन बोलते हो, इसको बोला जाता है इनवर्स डिमांड फंक्शन। इनवर्स डिमांड फंक्शन क्यों, क्योंकि अब ये डिमांड की टर्म्स में रहा ही नहीं, ये इनवर्स डिमांड फंक्शन बन गया, ये डिमांड की टर्म्स में रहा ही नहीं। जबकि जो आपने पहले निकाला था ये होता है डिमांड फंक्शन। इससे ऊपर वाला भी हमारा डिमांड फंक्शन था, क्योंकि वो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये डिमांड फंक्शन हुआ। और क्वांटिटी डिमांडेड की जगह अगर यहाँ प्राइस आ जाएगा तो आप उसे बोलोगे इनवर्स डिमांड फंक्शन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ लिया। अगर प्राइस इन टर्म्स ऑफ कुछ भी है तो वो इनवर्स डिमांड फंक्शन है, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू कुछ भी है तो वो डिमांड फंक्शन है। यहाँ तक की बात हो गई, हाँ जी। अब देखो अभी हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो बेटा आपको भी पता है, या आपने बचपन में पढ़ा होगा, मान लो मैं यहाँ x को 0 डालूं तो y मेरा क्या आएगा। आपने x को 0 डाला, देखो y इक्वल टू 200 माइनस 2, x को डालो 0, y इक्वल टू 200 आ जाएगा, y इक्वल टू आ गया 200, सही बात है। y को 0 डालो, x क्या आएगा, y को आप 0 डालो तो x आ जाएगा मेरा 200 माइनस 2x, 2x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू 100, x मेरा 100 आ गया। आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक मिल गया 0,200, एक मिल गया 100,0। अब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, पहला है 0,200, x 0 y 200, तो यहाँ कहीं आएगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं आ रहा है x 0 y आ रहा है 200, है ना। और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका क्या है बेटा, दूसरा कोऑर्डिनेट है x 100 और y 0, मान लो यहाँ कहीं आ रहा है आपका x 100 और y मेरा 0, ठीक है। तो ये ऐसे करके मेरा ग्राफ बन जाएगा। बताओ ये समझ आया, ये आपका डिमांड का ग्राफ होता है, ठीक है। डिमांड का ग्राफ आपका ऐसे ही होता है, यहाँ तक चलेगा हमारा। लो जी, मैंने पूरा ही हटा दिया, एक बार दोबारा से बनाता हूं। ये देखो समझाने के लिए, ये मेरा डिमांड का ग्राफ हो गया डी डी, ठीक है। डिमांड का कर्व मेरा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो देखो इससे रिगार्डिंग आपको कुछ चीजें और लिखवा देता हूं ताकि हमारा डिमांड का कंसेप्ट पूरा हो जाए। देखो वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बताओ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ऊपर से नीचे आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है, ऊपर से
नीचे आता है, ऐसे भी लिख लेना ताकि आपको याद रहे, ऊपर से नीचे आता है। सही है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से नेगेटिव रिलेशन है या और इनवर्स रिलेशन है। किन के बीच में? इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? इसका जो स्लोप होता है बेटा वो नेगेटिव होता है, इसका स्लोप नेगेटिव होता है। कैसे आपको पता चलेगा इसका स्लोप नेगेटिव होता है? ये देखो, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। स्लोप ना इससे पता चल जाता है कि आपका ये साइन कौन सा है। अगर ये साइन पॉजिटिव होता है तो मतलब पॉजिटिव स्लोप है, चाहे आप यहां देख लो चाहे आप यहां देख लो, ये आपका नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप ऐसे ही होता है, अगर आपने ये चीज बचपन में पढ़ी हो तो जो भी आपका दूसरी तरफ वेरिएबल है उसके साथ जो भी कांस्टेंट है वो माइनस में है या प्लस में, माइनस में है तो नेगेटिव स्लोप, प्लस में है तो पॉजिटिव। प्लस में है मतलब डायरेक्ट रिलेशन होगा, जैसे हम सप्लाई में पढ़ेंगे बाद में। डिमांड का मतलब इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए वो चीज नेगेटिव दे रखी है। ठीक है जी, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई। और इसका मतलब ये आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी होगी जहां पर कस्टमर खरीद सकता है, आपकी क्वांटिटी इससे ज्यादा नहीं खरीद पाएगा। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस होगा जो कस्टमर पे कर सकता है, इससे ऊपर वो प्राइस आपका पे नहीं करेगा। इसीलिए आपका डिमांड और डिमांड का कर्व ऐसा बनता है। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस कस्टमर विलिंग टू पे, कस्टमर विलिंग टू पे, ये हो गया मैक्सिमम प्राइस कस्टमर विलिंग टू पे। ये हो गया मैक्सिमम डिमांड कस्टमर इज डिमांडिंग। ठीक है जी, एक चीज बेटा आपको और बताता हूं डिमांड से रिलेटेड। अगर डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस से रिलेटेड तो ये ऐसे जाता है, ऊपर या नीचे मूवमेंट होती है अगर प्राइस से रिलेटेड चेंज आ रहा है। लेकिन अगर डिमांड वाले कर्व में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को छोड़ के किसी की भी वजह से चेंज आ रहा है, जैसे इनकम ऑफ कस्टमर, प्राइस ऑफ सम अनदर गुड्स, अगर इन चीजों की वजह से कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है या डिमांड आपकी ऊपर नीचे जा रही है इन फैक्टर की वजह से, तो ये शिफ्ट कर जाता है इधर या इधर। ठीक है, तो एक बात आपको और यहां लिखवा देता हूं, वो भी लिख लेना। मूवमेंट जो होती है डिमांड कर्व में, मूवमेंट इन डिमांड कर्व is due to due to own price of good। गुड्स की अपनी प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है। मूवमेंट का मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब उसी के अपवर्ड या डाउनवर्ड, है ना। मतलब जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व में ही वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन शिफ्ट जो होता है डिमांड कर्व में, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डीडी, समझ जाना, शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के बाकी आपके जो भी फैक्टर्स होंगे बेटा उसकी वजह से अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो शिफ्ट होता है। ठीक है, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट हम इतना ही रखेंगे। एक बार आपको जस्ट क्विकली रिवाइज करवा देता हूं जो भी हमने पढ़ा, ताकि आपको डेमो लेक्चर में ये समझ आ जाए कि हम एक एक चीज पे डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, देखो पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत इंडेक्स से रिलेटेड बताया क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद बेटा मैंने आपको सबसे पहली चीज क्या बताई कि डायरेक्ट कोटेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होती है। डायरेक्ट कोटेशन तो बेटा बहुत नॉर्मल सी बात है, फॉरेन करेंसी का एक यूनिट आपकी होम करेंसी के नंबर ऑफ यूनिट के कितने बराबर है उसको आप बोलते हो डायरेक्ट कोटेशन। और आपकी इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होती है, जब आप अपने एक होम करेंसी के यूनिट से कंपेयर करते हो बाहर की फॉरेन करेंसी कितनी होगी। फिर हमने डिमांड और सप्लाई पढ़ा। डिमांड हम हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, सप्लाई हम हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। फिर हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा कि जब भी आप पीडीसी की बात करते हो, प्रोडक्शन की बात करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो और कंजम्पशन की बात करते हो तो वो इकोनॉमिक्स होती है माइक्रो और मैक्रो में बटी हुई। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जब मैं इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूं, मैक्रो का मतलब जब मैं एग्रीगेट आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूं, पूरे नेशनल लेवल पे एग्रीगेट आउटपुट कैसा चल रहा है, एग्रीगेट इनकम कितनी हो रही है, उसके बारे में बात करना। फिर हमने डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ किसकी प्राइस की बात हो रही है, उसी प्रोडक्ट के प्राइस की बात हो रही है। प्राइस की वजह से कोई भी चेंज आएगा तो डिमांड ऊपर या नीचे जाती है, शिफ्ट नहीं होती। शिफ्ट होती है जब प्राइस को छोड़ करके कोई और फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा हो, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, फिर इसके साथ साथ आप नोट भी करते चलना। ये लो, यहां तक तो मैंने पहले ही दिखा दिया था आपको, ये लो इसको पॉज करके नोट भी कर लेना। फिर हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा कि डिमांड फंक्शन में खाली ओन प्राइस नहीं आता, उसके अलावा इनकम, सम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल से मैंने आपको ये बताया अगर इक्वल टू के एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड है तो वो आपका डिमांड फंक्शन है। लेकिन अगर वही प्राइस इधर हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड दूसरी तरफ आ गई, तो अगर प्राइस उस तरफ है तो आप बोलोगे ये इनवर्स डिमांड फंक्शन है। फिर हमने इसका ग्राफ बनाया, मैंने आपको बताया
प्राइस पे वो जहां काट रहा है वो मैक्सिमम प्राइस विलिंग टू पे है, जहां क्वांटिटी पे काट रहा है वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो कस्टमर खरीदना चाहता है, उससे ज्यादा नहीं खरीदेगा। ठीक है, और इस तरीके से हमने इसके 2-3 फीचर्स लिखे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में, इनवर्स रिलेशन होता है, और डिमांड कर्व में जो भी मूवमेंट आती है वो प्राइस की वजह से आती है, जो शिफ्ट होता है वो बाकी फैक्टर्स की वजह से आता है। ये लो, आप एक बार इसको पॉज करके अगर स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ नोट करना है तो यहां से दिखा देता हूँ। ये लो, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? आओ जी, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लो जी, इसका भी ले लो, नोट करना हो तो, एंड इसका भी ले लो। हो गया बेटा? तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आगे आपसे मिलेंगे, सीएफए के सारे लेक्चर्स साथ में करेंगे, और भी फैकल्टीज हैं जो आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी, और ये मेरा प्रॉमिस है कि हाईएस्ट मार्क्स आपको हम लोग दिलवाएंगे, कोई आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।